जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अपना दोस्त राम निवास सरुण और आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट। दोस्तों स्वागत करते हैं। आज मैं लेकर आया हूं भारत के भूगोल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तटीय भाग तथा पूर्वी और पश्चिमी तट। पार्ट 11 है और बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है आज का। दोस्तों मेरा वीडियो मोस्ट ऑफ लोगों तक पहुंच रहा है और जैसा कि मैं अपने व्यू में देख रहा हूं, लोग देख रहे हैं, इसको पसंद भी कर रहे हैं। कोशिश और करेगा दोस्तों कि दूर दूर तक और इसको और शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। दोस्तों चलिए ज़्यादा देर करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? गजब हो गया भाई। सबसे लंबी तट रेखा ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है और इसकी तट रेखा की जो कुल लंबाई अगर देखा जाए वो है 7,500। अगर हम भारत की जो कुल तट रेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। तो भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की जो लंबाई है वो गुजरात राज्य की है। भारतीय राज्य गुजरात की जो तट रेखा की लंबाई है वो समथिंग है 1,600 किलोमीटर हो गया, मीटर में थोड़ी होगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए ये भारतीय तट समुद्र का जो है लगभग 24% है। गुजरात की जो तट रेखा है वो कम से कम देखा जाए वो टोटल समुद्री रेखा का या समुद्री तट का लगभग 24% है। 24% तो बहुत होती है दोस्तों। इसमें 41 जो है क्या है, पोर्ट हैं। पोर्ट का मतलब बंदरगाह हैं, जिनमें एक प्रमुख है, कांडला बंदरगाह भी बोलते हैं इसको। 11 मध्यवर्ती हैं और 29 लघु हैं, मीडियम दर्जे के हैं, ये बहुत छोटे हैं मिला के। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन है 9, 10, 7 या 12। इसका आंसर हो जाएगा 9। राज्यों की बात हो रही है सिर्फ। तो 9 राज्य जो हैं समुद्री तट पर हैं। ये राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? देखो भैया क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं गुजरात, गज्जू कर सकते हैं, गुजरात हो गया। अब गुजरात के बाद सीधे क्या आएगा, गैस लगाओ, गुजरात के बाद क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा, गोवा आएगा, और गोवा के बाद क्या आएगा, कर्नाटक। उसके बाद क्या आएगा, केरला, और केरला के बाद क्या आएगा भैया, अरे केरला के बाद क्या रहेगा, तमिलनाडु के बाद क्या रहेगा, और सीधे आंध्रा, तो आंध्रा के बाद क्या रहेगा हमारी उड़ीसा। हॉकी का भैया प्लेस है बड़ा खतरनाक, उड़ीसा रह गया, और लास्ट रह गया हमारी दीदी पश्चिमी बंगाल। ठीक है, बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य हो गए। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा 9 राज्य। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, लेकिन इसके बारे में कुछ पढ़ तो ले। दूसरा क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी तो ले ले, क्या है और क्या क्या बचा हुआ सकता है इसमें। तो इसकी जो तटरेखा की लंबाई करें, पहली बात तो ये देखिए तटरेखा होती क्या है भैया। तो किसी भी समुद्र, नदी, तालाब वगैरह वगैरह आदि के किनारे स्थित जो स्थलीय भाग होता है उसको तट बोलते हैं, किनारा जैसे कहते हैं। और जबकि वो रेखा जो जल और स्थल को अलग अलग करती है
जल और स्थल को अलग अलग करती है। मतलब ये हुआ कि जल और स्थल के बीच की जो सीमा बनाती है उसे तट रेखा कहा जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है भैया? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? ऑप्शन है आपके कोस्टल एरिया यानी समुद्री तल से 12 समुद्री मील तक, 6 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक या 3 समुद्री मील तक। इसका भैया आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए 12 समुद्री मील तक। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं कि भारत का जो प्रादेशिक जल है समुद्र तट के आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला है। यानी किसी कोई देश है और उसके चारों तरफ या 3 तरफ से, मतलब अगर वो देखा जाए कि समुद्र से घिरा हुआ है तो कुछ ना कुछ सर्टेन लिमिट होती है कि उसका अधिकार क्षेत्र उसमें कितना होगा। तो ऐसे ही भारत के कई सारे रीजन में बांट रखा है। तो जो भारत का जो प्रादेशिक जल है समुद्र तट के आधार रेखा से वो 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला है। ठीक है, तो तट के साथ तटीय राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निम्न जल रेखा को आधार रेखा के रूप में जाना जाता है। और नॉटिकल मील जो है पृथ्वी की परिधि पर ही आधारित होती है और ये अक्षांश के 1 मिनट के बराबर होती है। समुद्री मील का मतलब क्या हुआ कि एक भूमि माप से थोड़ा अधिक होता है ये। चलिए तीसरा हो गया। चौथा देख लेते हैं। सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होता है? चौथा क्वेश्चन है, धाराओं से, ज्वार भाटा से, सुनामी लहरों से या सिर्फ लहरों से या समुद्री लहरों। मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी समुद्री लहरों से, क्योंकि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो सदा मोशन में रहती हैं और लगातार तट से टकराने के कारण ये ज़्यादा अपर्दन करती हैं, कटाव छटाव करती हैं। और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सर्वाधिक इस स्थिति का सामना करते हैं, सर्वाधिक अपर्दन का सामना करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 5वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। 5वां क्वेश्चन क्या है कि भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। कहाँ तक मिली है भैया? 200 समुद्री मील तक, 300 समुद्री मील तक, 400 समुद्री मील तक या इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं तो नहीं हो सकता, तो कम से कम हो जाएगा भैया कितना? 200 समुद्री मील तक। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो भैया 200 समुद्री मील तक हो गई इसकी। अब किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को आधार, ठीक है ना, आधार सागर कहा जाता है। तो क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। तो किसी भी देश का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यानी अगर बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है भैया। छठा देख लेते हैं। भारत की तटरेखा पर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भैया? 9, 8, 12 या 4? देखिए हम क्या कर रखे थे, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि राज्यों की संख्या पूछ रहा था तटरेखा से सटे हुए, अब पूछ रहा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो भैया इसमें 9 है, 8 है, 12 है, 4 है। तो भैया देखो राज्य तो 12 थे, केंद्र शासित हो जाएंगे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र से लगे हुए हैं। तो भारत के तट रेखा पर कुल देखा जाए तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी अगर देखा जाए अभी हाल फिलहाल में, मतलब 2 साल पहले देखा जाए तो 26 जनवरी 2020 से दमन द्वीप जो है और दादर नगर हवेली, इन सब का विलय कर दिया आपस में दोनों का, और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसको क्या नाम दिया गया? दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप। ठीक है भैया। हो 7वां देखो भैया, वो भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी तट रेखा सबसे छोटी है? वेरी गुड, सबसे छोटी है। तो देखो भैया सबसे छोटी क्या होगी इसकी? राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु या गोवा? तो वो नहीं, राजस्थान तो देख लिया, सॉरी गुजरात तो देख लिया, तो सबसे बड़ी थी।
तो सबसे छोटी भैया गुजरात, तो गोवा की होगी। 7वां क्वेश्चन गुजरात, तो गोवा। तो गोवा जो है तटीय लंबाई जो इसकी है वो 101 किलोमीटर है। कितनी है? 101 किलोमीटर मात्र है, सबसे छोटी है ये। तो गुजरात की जो है सबसे लंबी है। चलिए भैया आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के भूगोल में रत्नाकर नाम किसको इंडिकेट करता है, या सूचक किसका था? हिंद महासागर का, बंगाल की खाड़ी का, प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम का, या अरब सागर का? गंगा जमुना सरस्वती का गाना भी सुना होगा आपने, बड़ा मस्त मूवी थी भैया। तो ये आंसर हो जाएगा इसका हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो हिंदी में इसका अर्थ रत्नों से भरा होता है। रत्नाकर का मतलब रत्नों से भरा हुआ, तो इसको भैया रत्नों से भरा हुआ सागर बोलते होंगे प्राचीन काल में। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है भैया? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? भारत के राज्य जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है भैया? देखो ऐसा है क्या कि ये जो सीमा है, ऐसे करके सीमा है, तो ये बोल रहा है ये तो तमिलनाडु यहाँ से स्टार्ट हो गया और आंध्रा यहाँ तक मान के चलो। तो ये वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाता है? मतलब देखा जाए तो तमिलनाडु यहाँ खत्म हो गया, तो आंध्रा ये हो गया और तमिलनाडु ये, तो इन दोनों को मिलाकर इस तट को क्या कहा जाता है? 9वां क्वेश्चन। तो भैया ये देखा जाए तो मैं सब बताऊंगा क्या क्या मामला होता है। तो ये वाला तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट बोला जाता है। तो भारतीय प्रायद्वीप की जो दक्षिण पूर्वी तट रेखा है, दक्षिण पूर्वी का मतलब यही मान के चलो ये वाला, क्योंकि ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। तो ये वाली रेखा जो है वो क्या हो गई? ये तो बोल रहा हूँ दक्षिण पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया कोरोमंडल तट नाम। ये क्षेत्र जो है चोल राज्य वंश द्वारा शासित रहा है। चोल क्षेत्र जो है, चोल जो थे क्षेत्र या मंडल को तमिल में जो थे चोल मंडलम बोलते थे। क्या बोलते थे? चोल मंडलम। अब वहीं से जो पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, इन ससुरों ने क्या करा, इनका नाम बिगाड़ कर इसका नाम मतलब क्या करा कि चोल मंडलम का नाम बिगाड़ कर कोरोमंडल कर दिया गया। गजब हाल मचा रखा, गंद मचा रखी थी इन लोगों ने। ठीक है भैया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कोरोमंडल। क्या नाम? कोरोमंडल। ठीक है भैया, तो इसका आंसर क्या हो गया 9वें का? कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 10वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, या कर्नाटक तट? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोंकण तट। बी ऑप्शन है कोंकण तट। पश्चिमी तटीय मैदान के भाग को बोल रहा है, उत्तरी मैदान को। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर हम देखा जाए ये वाला पोर्शन, ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट होगा मान के चलो, और यहाँ अगर देखा जाए गोवा लाइक दैट। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये पूछ रहा है, तो ये नॉर्थ में पड़ेगा। नीचे से अगर ऊपर देखा तो नॉर्थ में पड़ेगा। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है भारत के पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पहाड़ियों के बीच कम से कम 50 किलोमीटर चौड़ाई की एक तटीय मैदान पट्टी है, जो तापी नदी के दक्षिण शुरू होती है, और ये मैदान जो है पश्चिमी अरब सागर के बीच स्थित है। और ये मैदान जो है गुजरात से शुरू होता है और दक्षिण में केरल के समथिंग समाप्त हो जाता है। केरल लाइक दैट दिस वन। ठीक है, कर्नाटक के बाद केरला यहाँ तक समाप्त हो जाता है। ये कोंकण तट कहलाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। बन गया अच्छा सरकार ने आके मेरा हाल जो पूछा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस तरह से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है?
ऑप्शन है आपके चेन्नई, कोचीन, मुंबई या विशाखापट्टनम। मतलब क्वेश्चन का मीन्स ये है कि भारत का जो समुद्र तल है वो औसतन कहाँ से मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। अब चेन्नई क्या है भैया कि समुद्र के जल के, पहले ये देख लेते हैं कि समुद्र तल है क्या ये। तो समुद्र के जल के ऊपरी सतह के औसत ऊंचाई का मान होता है तो समुद्र तल, ठीक है ना। तो इसकी मेजरमेंट कैसे किया जाता है? तो इसकी गणना जो है ज्वार भाटे का, ज्वार भाटा क्या होता है भैया कि वाटर का अप एंड डाउन होना लगातार, जो लहरें होती हैं ना समुद्र में ऊपर नीचे उठती हैं, तो उन्हीं को ज्वार, एक बार दिन में 2 बार आती हैं, एक बार आती हैं एक बार चली जाती हैं, तो ये इसको ज्वार भाटा बोलते हैं, ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने को। तो ज्वार भाटे के कारण होने वाली समुद्री सतह के उतार चढ़ाव का लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन करके उसका एवरेज निकाल कर की जाती है, ठीक है भैया। तो इसे ही समुद्र तल से ऊंचाई में व्यक्त किया जाता है, यानी मीटर्स अबव सी लेवल, MSL, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। जैसा यार कहाँ ऐसा यार ना। 12वां क्वेश्चन देखते भाई, वो भारत के दक्षिणी भाग को किस तट से जाना जाता है? मौका में खुश हुआ कि कोंकण तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो भैया 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मालाबार तट। क्या बोल रहा है? दक्षिणी भाग। अब दक्षिणी भाग का मतलब मान के चलो कि ये हमारा भारत का हिस्सा है, तो ये वाला देखा जाए मालाबार तट का मतलब है केरला से तमिलनाडु तक, केरला से तमिलनाडु तक के जो एक क्षेत्र है, उस तट है, उस लेवल को कहा जाता है मालाबार तट। तो भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इसे आमतौर पर देखा जाए तो पश्चिमी घाट श्रेणी या अरब सागर के बीच कर्नाटक और केरल राज्यों के संकीर्ण तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है भैया। तो ये गोवा से देखा जाए या मतलब लाइक दैट कर्नाटका, केरला कर्नाटका से तमिलनाडु के बीच स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं मालाबार तट। बहुत ही देखा जाए तो नारियल बहुत होते हैं यहाँ पे, लौंगे वगैरह भी बहुत हो जाती हैं, मसालों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, बंदरगांव के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन के लिए। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद बेवतनों को याद। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। 13वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? पारादीप बंदरगाह, जंजीरा, कांडला या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भैया आंसर हो जाएगा इसका क्या? पारादीप बंदरगाह। ये पूर्वी तट की बात कर रहा है, लाइक दैट मान के चलो ये ऐसे है, तो ये तो हो गया ये वाला पोर्शन पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की बात कर रहा है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। तो असल में देखा जाए तो इसका आंसर क्या है? पारादीप बंदरगाह है। तो भारत के देखा जाए 13वां क्वेश्चन कि कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन बंदरगाह जो हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। जबकि कोचीन की बात करें, मंगलौर की बात करें, मुर्मू गोवा की बात करें, मुंबई है, न्यावा शेवा मतलब जिस पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, और कांडला गुजरात में है, ये पश्चिमी तट पर है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। अब तुम या कोई हकीकत कौन हमें समझाए, उनसे कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। देखिए क्वेश्चन 14वां हमारे सामने आ गया कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कैमरून के बीच स्थित है भैया? तो आपका ऑप्शन है कोंकण, उत्तरी सरकार, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। तो कृष्णा डेल्टा जो है दोस्तों देखा जाए तो ये आंध्रा में पड़ेगा कम से कम, अब केप कैमरून तमिलनाडु के समथिंग पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? क्योंकि आंध्रा और तमिलनाडु के बीच की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ पता है आपको? नहीं पता, हम बताते हैं, कोरोमंडल तट हो जाएगा भैया। जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है, हमें पता है ना, कोरोमंडल तट हो जाएगा। तो कृष्णा डेल्टा आंध्रा में पड़ता है, तट से केप कैमरून तक का जो हिस्सा है कोरोमंडल तट कहलाता है। या देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, जिगर थाम के बैठी भैया,
कि भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं कहाँ पर? हिंद महासागर की बात हो रही है, तो हिंद महासागर में अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है इसमें कि कितने समुद्री मील तक भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक। बने रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट के साथ। मैं रामनिवास अरुण आपको लगातार अपडेट कराता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।